नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीबीआई और ईडी के ऊपर विपक्षी पार्टियां सवाल पर सवाल उठाती रहती हैं। बार बार हर विपक्ष की पार्टी ये कहती है कि सीबीआई और ईडी दोनों का गलत इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। हर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो जांच की जा रही है उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक बदले की भावना शामिल है। लेकिन आज बात उस सीबीआई और ईडी के आरोपों की करेंगे जो पीएम मोदी के समय की नहीं है। बात सीबीआई के उस क्लोजर रिपोर्ट की करेंगे जो कि कांग्रेस के समय, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। बात सीबीआई और ईडी के उस कांग्रेस के साथ की कॉन्स्पिरेसी के करेंगे जिसके कारण जब सरकार बदली तो व्यवस्था बदल गई। आज वही सीबीआई अब जो पहले क्लोजर रिपोर्ट सौंप चुकी थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और आज कोर्ट ने 6 लोगों को उस कोयला घोटाले में सजा दी है जिसके लिए कांग्रेस बदनाम रही है और जिसमें बार बार प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह को बचाया गया कि ये तो कट्टर ईमानदार आदमी हैं, इनकी ईमानदारी सब लोग जानते हैं। अगर कुछ चीटिंग हुई है, लाखों करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है तो उसमें मनमोहन सिंह की कोई भूमिका नहीं है। हमारी कुछ सहयोगी पार्टियां बेईमान हो सकती है लेकिन कांग्रेस बेईमान नहीं हो सकती। हालांकि आज जो फैसला आया है राव रेवेन्यू कोर्ट का, उसमें कांग्रेस के ही पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दारदा को भी कन्विक्ट किया गया है, यानी कि सजा दी गई है, आरोप साबित कर दिया गया है। और इन 6 लोगों पर जो सजा के सुनवाई होगी, यानी कि फैसला लिया जाएगा, बताया जाएगा कि कितने कितने साल की सजा होगी, वो उसी 18 जुलाई को राव रेवेन्यू कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला सजा के ऊपर बताएगी कि किन लोगों को कितने दिन की सजा होगी। 18 जुलाई वही तारीख है जबकि विपक्षी पार्टियां एक साथ बेंगलुरु में बैठक करेगी और उस बैठक में बड़ी बड़ी बातें होगी कि सारी पार्टियों के ऊपर पीएम मोदी हमला कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई को पीछे लगाए हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले मनगढ़ंत हैं और हम लोग तो ऐसे कट्टर ईमानदार लोग हैं जो देश बचाने की मुहिम पर चल रहे हैं। यह बात 2012 की है और क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई की थी वो थी 2014 की। उस समय से जांच चल रही थी और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की शुरुआत कैसे हुई थी यह भी लोगों को रिकॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय कैग रिपोर्ट जो आई थी वो भी सरकार यूपीए 2 की थी, यानी कि कांग्रेस की ही सरकार थी। और उस समय जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था, 194 कोल ब्लॉक की जो बात की गई थी, उस आवंटन में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की भूमिका थी और सीएजी की नियुक्ति भी उस समय कांग्रेस के लोग ही किए थे, जिस विनोद राय ने यह पूरा का पूरा मामला उजागर किया। और यह रिपोर्ट जब 2012 में आई तो तहलका मच गया और यह तहलका मचा कि जो कोल ब्लॉक 194 दिए गए हैं उसमें जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट तैयार की है उससे पता चलता है कि इस दौरान 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान केंद्र सरकार को हुआ है। हालांकि वो जो आंकड़ा था 10 लाख करोड़ रुपए का, वो आंकड़ा एक्सपेक्टेड था, अनुमानित था, उस पर और जांच होनी थी और कैग ने ये रिपोर्ट धीरे धीरे और वेरीफाई किया। लेकिन जब पार्लियामेंट में कैग की उस रिपोर्ट को रखी गई तो उस समय भी सारा अनुमानित और जो कैग की इन्वेस्टिगेशन थी उन सारे आंकड़ों में एक आंकड़ा सामने आया कि ये कोल ब्लॉक में सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि कांग्रेस का 1.86 लाख करोड़ रुपए का यह घोटाला अब तक धीरे धीरे चल रहा है। और इसी में एक नाम था विजय दारदा का, यवतमाला एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और
विजय दारदा जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और लोकमत समूह के वो चेयरपर्सन, यानी लोकमत बड़ा अखबार, और अखबार के जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं, उनको राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। और मीडिया पर वर्चस्व पैदा करने के लिए जो आज बार बार ये कहा जाता है कि मीडिया गोदी मीडिया है, उसका एक उदाहरण है विजय दारदा को एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरपर्सन भी बनाया गया। साथ ही वो कई बार पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे, और लोकमत कोई छोटा मोटा समूह नहीं है। इसीलिए यवतमाला एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को जो कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, और फिर जो कैंसिलेशन था 4 कोल ब्लॉक का, और ये सारा मामला जो छत्तीसगढ़ का था, उसमें सुनवाई धीरे धीरे हुई। सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखा, और फिर 2014 में यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने गया। 2014 नवंबर की बात है, क्योंकि मई जून में सरकार बदली थी, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट तो उससे पहले की थी। 2012 से 14 तक का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट था, और सीबीआई वहां पर जाकर राउज एवेन्यू कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट सौंपती है, और जज को कहते हैं कि सीबीआई के टीम की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि यवतमाला एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन और ये जो पूरा का पूरा कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता, जिनके भी कन्विक्ट किया गया है, 6 लोगों में वो भी शामिल हैं, और अब तक लगभग 13 लोग जो पहले भी और अभी, ये जो अभी का कन्विक्शन हुआ है, इसमें 13 लोगों को कन्विक्ट करार दिया गया है, और सबको 18 जुलाई की सजा सुनाई जाएगी। और नवंबर 2014 में वही सीबीआई ने कहा, हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे कहा जाए कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो विजय दारदा हैं उन्होंने कोई चीटिंग की थी, उनके खिलाफ कोई सबूत हमें मिले ही नहीं है। लेकिन जज साहब भी अपनी बातों पर अड़े थे। जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट देखी और उसमें कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देखा, तो तत्काल कहा कि ये क्लोजर रिपोर्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसकी जांच इस दिशा में कीजिए। लेकिन इस दिशा में करने का जैसे ही आदेश मिला, सरकार बदल चुकी थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। सीबीआई की टीम में कई परिवर्तन हो चुके थे, नई टीम बनी थी, और इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली। विजय दारदा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 1998 से लेके 2016 तक 3 बार राज्यसभा में गए हैं, और जिन्होंने कई प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं, ये इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। डॉक्टर की डिग्री भी डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मिली और मानद उपाधि दी गई। कांग्रेस की सरकार में इनकी अच्छी खासी चलती, महाराष्ट्र के नेता, और महाराष्ट्र में जैन समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते रहे। अब कैसे मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग कैसे उस भ्रष्टाचार की बात कर सकते थे जो कि कोल सेक्रेटरी के साथ यवतमाला ग्रुप के ये और लोकमत के चेयरपर्सन विजय दारदा, जो कि अभी भी पैसे एनजीओ के थ्रू बांटते हैं कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के लिए कितना पैसा उगाही करते होंगे और कितना फंड इकट्ठा करते होंगे, ये तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जैसे नेता ही जानते हैं। लेकिन यह बात 2014 में जब शुरू हुई, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई, और फिर से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो पहली सबूत तो यही मिली कि विजय दारदा ने जो लेटर लिखा था मनमोहन सिंह को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और जिनके अंदर कोल का पोर्टफोलियो भी था, यानी कोयला मंत्रालय भी उस समय वही संभाल रहे थे, इन लोगों को जो लेटर लिखा गया था, इसमें सारे इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग थे, गलत तरीके से इंफॉर्म किया गया था, और वहीं से फिर जो साजिश की बू आने लगी और इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली, जो आज अब कन्विक्शन तक पहुंच गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दारदा हैं, एचसी गुप्ता भी हैं जो कोल सचिव थे उस समय, और उनके अलावा 5 और लोग हैं, 4-5 लोग। अब तक जो पूरा टोटल आंकड़ा है उसमें 13 लोगों को सजा मिल चुकी है। अब जो सजा के
जो अवधि है उस पर फैसला 18 जुलाई को आएगा। लेकिन जो आरोप लगा है उसमें 120 बी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद 420 यानी चीटिंग, दोनों का आरोप इसमें लगा हुआ है। अब जो आपराधिक साजिश की बात है, तो क्या इस आपराधिक साजिश में, साजिश एक ऐसा शब्द है जिसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, यह पूरा का पूरा ग्रुप शामिल होता है। कांग्रेस का सांसद जो कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है, जिनके पास कोयला का पोर्टफोलियो भी है, कोयला मंत्री भी हैं और कांग्रेस का ही ये नेता है, अगर ये सारे तथ्य आंकड़े छुपा रहे हैं, सीबीआई को इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री ऑफिस से जो भी दस्तावेज हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं, तो क्या विजय दारदा ही अकेले ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहा था? 1,86 करोड़, जो 1,86,000 करोड़ की लूट हुई, उस लूट में कांग्रेस के कितने नेता शामिल थे ये अब बताना मुश्किल है। लेकिन यह तो पता है कि कोल ब्लॉक का आवंटन जो हुआ था उसमें जो अब तक छत्तीसगढ़ के उस ब्लॉक आवंटन में 13 लोगों को सजा मिल चुकी है, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय जो थे वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। सोनिया गांधी जो पूरे कांग्रेस को संभाल रही थी और जो सारे मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाती थी, ये कई पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट्स में बताए हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का 2 अलग अलग दफ्तर हुआ करता था। मनमोहन सिंह के दफ्तर में यदा कदा कोई मंत्री जाए, लेकिन सोनिया गांधी के पास इन लोगों को हाजिरी देनी होती थी और सारे लोग, सारा जितने भी काम होते थे उसकी ब्रीफिंग सोनिया गांधी के पास करते थे। तो इसलिए सोनिया गांधी इस कोयला घोटाले में जरूर शामिल रही होगी, कांग्रेस को फंड मिलता रहा होगा और ये 13 लोगों को जो सजा सुनाई गई है, ये इस विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले इन लोगों के लिए एक ऐसा सबक है कि अगर तुम एक होकर भी भ्रष्टाचार के उन दलदल में रहने और उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता रहे या न रहे, इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके इन्हें जेल के भीतर भेजने के लिए भी तैयार हैं। और इसलिए 18 जुलाई को इन सजा का घोषणा की जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि कितने कितने साल की सजा होगी और उसी 18 जुलाई को ये लोग बैठकर हंगामा करेंगे। हालांकि मीडिया में इस खबर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है कि ये सांसद, हर जगह रिपोर्ट में यह बताया जाएगा एक पूर्व सांसद को कन्विक्ट किया गया और पूर्व सांसद कौन है इसके लिए पूरा बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं यह जिक्र नहीं रहेगा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद को कन्विक्ट किया गया। इसलिए यह कोयला घोटाला फिर से अब सामने आ रहा है। 1,86,000 करोड़ जो लूटा गया कोयले के नाम पर, उसके लिए कांग्रेस को फिर से जवाब देना पड़ेगा कि क्या यह सत्ता पाने की भूख ऐसे ही घोटालों के लिए है या फिर आपकी सत्ता पाने की भूख इसलिए है क्योंकि उन चोरों लुटोरों को बचाया जा सके, उसी तरीके से जैसे सीबीआई क्लोजर पर क्लोजर रिपोर्ट देती थी, ईडी किसी के घर में छापे नहीं मारते थे क्योंकि ये चोर लुटेरे सारे के सारे नेता थे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।